हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। आप सभी लोगों को कोचिंग रिपब्लिक में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास शुरू करें उससे पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming classes। ये क्लास है यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन। आज की इस क्लास से हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन शुरू करने वाले हैं। हड़प्पा को दुनिया की सबसे पुरानी अर्बनाइजेशन माना जाता है, दुनिया का सबसे पुराना शहरीकरण या दुनिया का सबसे पुराना शहरी जीवन माना जाता है बेसिकली हड़प्पा को। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को, हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे बहुत लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण थे जिस वजह से हड़प्पा ने जन्म लिया, उसके अलावा इस सिविलाइजेशन के मुख्य शहर कौन कौन से हुआ करते थे, इस हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था, इस हड़प्पा के जो लोग हुआ करते थे उनका क्लास डिवीजन किस तरह का होता था, इस सिविलाइजेशन के शहर किस तरीके के बने हुए थे, उनके सेटलमेंट कैसे थे, उनके घर कैसे हुआ करते थे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस क्लास में और आने वाली क्लासेस में। सबसे पहली बात हम लोग शुरू करते हैं उन कारणों की जिस वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। बहुत पहले चलते हैं, बहुत पहले, यानी कि जब स्टोन एज का जन्म हुआ था। मैंने आप लोगों को बहुत साधारण से उदाहरण दिए थे कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी एक ऐसी जगह पर ड्रॉप कर दिया जाता है जहां मीलों तक कुछ दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद आप लोगों को प्यास का अनुभव होगा और आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे प्यास को मिटाने के लिए जिस डायरेक्शन में आपको पहाड़ दिखाई देंगे, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा संभावना होगी इस बात की कि वहां शायद पानी हो सकता है, फुट हिल्स से कोई नदी बह रही होगी जिससे आपको पानी पीने को मिल जाए। जब आप वहां पहुंचेंगे, घंटों की प्यास के बाद आप खूब सारा पानी पिएंगे, प्यास भर के नहीं, पेट भर के पानी पिएंगे। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही आपको एहसास होगा कि पानी तो पी ले, लेकिन अब इस भूख का क्या किया जाए। उस भूख को मिटाने के लिए आपके मन में एक विचार आता है कि जिस तरीके से पानी को खोजते हुए आप यहां तक आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कोई ना कोई जानवर भी उस पानी को खोजते हुए वहां तक आएगा और उस जानवर को मार के आप खा सकते हैं। जानवर को मारने के लिए औजार चाहिए, जानवर को मारने के लिए टूल्स चाहिए, हथियार चाहिए। उस चीज के लिए आप लोग क्या करते हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो पहाड़ होते हैं वहां से जब नदी निकल रही होती है तो वहां पर रिवर पेबल्स बहुत मिलते हैं, यानी कि गोल गोल पत्थर जो होते हैं, कंकड़ जिसे बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो आपको ऋषिकेश जैसी जगह में इस तरह की चीजें बहुत देखने को मिल जाएंगी। तो गोल गोल पत्थर आपको दिखाई देंगे। उन पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं आप हथियार बनाने के लिए। आपने दो पत्थर उठाए, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को हिट करना शुरू किया और इस पत्थर में चोट कर करके इस पत्थर की शेप आप लोगों ने इस तरीके से कुछ बनाने की कोशिश करी। अब ये एक तरह की हथौड़ी हुई जिसका इस्तेमाल आप हाथ से करते हैं, हाथ से पकड़कर इस हथौड़ी को चलाते हैं। तो हैंड एक्स बेसिकली जिसे बोला जा सकता है। इस तरीके से दुनिया के सबसे पहले औजार की, दुनिया के सबसे पहले आविष्कार की जो जरूरत थी बेसिकली वो शिकार करने के लिए हुई और उस जरूरत को पूरा किया पत्थरों ने, ठीक है, क्योंकि आपके पास पत्थर ही अवेलेबल था, दूसरी कोई चीज अवेलेबल थी नहीं। और इस तरीके से बहुत लंबा समय पूरा पैलियोलिथिक कल्चर, पूरा मीजोलिथिक कल्चर, पूरा नियोलिथिक कल्चर, इस दौरान हम लोग पत्थरों के औजारों पर, पत्थरों के हथियारों के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहे, राइट। अब अगर अपने जीवन को हमें आगे चलाना है तो हमें औजारों के, हथियारों की आवश्यकता पड़ने ही वाली है हमेशा। और औजार या हथियार बनाने के लिए हमारे पास केवल एक ही चीज थी, पत्थर। और उस लिमिटेशन की वजह से मनुष्य के सामने एक मजबूरी थी कि वो फुट हिल्स को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि इस तरह के पत्थर फुट हिल्स में ही मिल रहे थे, पहाड़ों की तलहटी में मिलते थे। ऐसा तो नहीं था कि पहाड़ों से 200 किलोमीटर की दूरी पर भी इस तरह के पत्थरों की उपलब्धता थी, नहीं थी। इस वजह से मनुष्य जो था वो मजबूर था कि वो फुट हिल्स को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। जैसे ही दुनिया की सबसे
पहली धातु का आविष्कार हुआ जिसे हम लोग कॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो मनुष्य ने जो है इन पहाड़ों की तलहटी से निकलकर आगे की तरफ चलना शुरू किया। यह अलग बात है कि नदी के किनारे किनारे ही मनुष्य चला, क्योंकि पानी पीने की जरूरत मनुष्य को थी, पानी की आवश्यकता थी, और पानी का स्रोत उस समय केवल नदी ही हुआ करती थी। तो इस तरीके से लगभग 5000 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो बलूचिस्तान के फुटहिल्स में रहने वाले लोग कॉपर के आविष्कार के बाद अब इस बंधन से मुक्त हो गए थे कि उन्हें पहाड़ों की तलहटी में ही रहना है, क्योंकि औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए उन्हें जिस चीज की जरूरत थी वो पत्थर के अलावा कॉपर भी पूरा कर सकता था। तो 5000 साल पहले इन लोगों ने बलूचिस्तान के पहाड़ की तलहटियों को छोड़कर मैदानी इलाकों की तरफ मूव करना शुरू करा, मैदानी इलाकों की तरफ बसना शुरू करा। और वहीं से शुरुआत होती है दुनिया की सबसे पहली अर्बनाइजेशन की, दुनिया के सबसे पुराने शहरीकरण की, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 5000 साल पहले कुछ लोगों ने बलूचिस्तान की पहाड़ों के तलहटी को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया, और इंडस नदी और सरस्वती नदी की वैली में, इनकी घाटियों में इन्होंने अपने सेटलमेंट्स बसाने शुरू किए। इसी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे करके वहां पर एक सिविलाइजेशन का उदय हुआ, जिसे हम लोग आज के समय में हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये कारण पूरी तरीके से सुस्पष्ट हो चुके होंगे कि आखिर क्यों मनुष्य पहले पहाड़ों की तलहटी में रहा करता था, और वो क्या फैक्टर थे जिस वजह से मनुष्य को ये आजादी मिली कि वो पहाड़ों की तलहटी को छोड़कर मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ पाने में और बस पाने में सक्षम हुआ। तो बलूचिस्तान के फुटहिल्स में रहने वाले लोगों ने लगभग 5000 साल पहले जब कॉपर का आविष्कार हो गया और उनके सामने ये मजबूरी खत्म हो गई कि उन्हें औजार बनाने के लिए पत्थरों की ही आवश्यकता है, क्योंकि अब वो औजार तांबे के भी बना सकते थे, पीतल के भी बना सकते थे, तब उन्होंने फुटहिल्स को छोड़कर मैदानी इलाकों की तरफ चलना शुरू किया, और इंडस नदी और सरस्वती नदी की वादियां जो हुआ करती थी, जो वैली हुआ करती थी, उसमें उन्होंने अपने नए सेटलमेंट्स बसाने शुरू किए। समय के साथ साथ ये सेटलमेंट्स हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से प्रचलित हुए। अगर मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करूं तो ये वो इलाका है जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के जुड़े हुए सेटलमेंट्स हुआ करते थे। भारत का, या फिर आप बोलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, बेसिकली यहां पर जो सेटलमेंट थे ये बेसिकली सबके सब सेटलमेंट हड़प्पा सभ्यता से ही ताल्लुक रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो दायरा हुआ करता था वो कहीं ज्यादा बड़ा हुआ करता था। लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी। अगर मैं इसके एक्सटेंट की बात करता हूं या इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करता हूं, तो सबसे पूर्वी हिस्सा हुआ करता था आलमगीरपुर, विच इज सिचुएटेड इन मेरठ ऑन द बैंक ऑफ रिवर हिंडन। हिंडन नदी के किनारे बेसिकली आलमगीरपुर स्थित है, जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तर प्रदेश में। वहीं पर अगर मैं सबसे वेस्ट पॉइंट की बात करता हूं, सबसे पश्चिमी कोने की बात करता हूं, तो वो है सुख्ता जेंडोर, जो माकरान कोस्ट पर है। ये उस समय का भी एक बंदरगाह हुआ करता था। सबसे उत्तर में ये है मांडा, विच इज सिचुएटेड इन जम्मू, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा करके। ये उत्तरी हिस्सा हुआ करता था, सबसे उत्तरी छोर हुआ करता था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और दक्षिण में महाराष्ट्र में आने वाला दैमाबाद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसकी जद में आया करता था। और इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स के डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि आलमगीरपुर से लेकर और सुख्ता जंडोर तक की जो ये टोटल दूरी है, ये लगभग हुआ करती थी 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर। वहीं पर अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करता हूं तो मांडा से लेके और हलवाना या दैमाबाद, राइट, ये डिस्टेंस हुआ करती थी 1100 किलोमीटर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक कितने विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, कितने विशाल विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। अब यह बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता किस समय की थी, बेसिकली वो काल कौन सा था, वो एरा कौन सा था जब हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी। जब तक बेसिकली कार्बन डेटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक हम लोगों ने समकालीन सभ्यताओं का अध्ययन किया और उसके आधार पर यह जानने की कोशिश करी कि हड़प्पा सभ्यता आखिरकार कितनी पुरानी है। राइट।
तो अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की, तो ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता हुआ करती थी उसके समकालीन हुआ करती थी, लेकिन दोनों सभ्यताओं में मूलभूत रूप से बहुत सारे अंतर हुआ करते थे। जैसे कि इनकी लिखाई जो थी, इनकी राइटिंग अलग अलग तरह की हुआ करती थी, इनके टाउन प्लानिंग बिल्कुल अलग तरह की थी, और सबसे जरूरी चीज इनके रिलीजियस बिलीफ, इनके जो धार्मिक मत थे, इनका जो धार्मिक विश्वास था, वो आपस में पूरी तरीके से अलग था। वो आपस में पूरी तरीके से अलग था। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। इस समय तक ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। बेसिकली कॉपर में किसी भी तरह की इंप्योरिटी को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, तांबे में किसी भी तरह की इंप्योरिटी को मिलाकर या कोई दूसरा मेटल मिलाकर हम लोग कांसा बनाते हैं। और इस समय तक मनुष्य जो है बेसिकली कांसा बनाना सीख चुका था, उस कांसे के औजार और उस कांसे के हथियार बनाने शुरू कर चुका था मनुष्य। तो अगर मैं हड़प्पन कल्चर की बात करता हूं तो इट वाज बेसिकली ब्रॉन्ज एज कल्चर। इस समय पर कांसे का उपयोग प्रचुर मात्रा में हुआ करता था। डेटिंग के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब तक कार्बन डेटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक समकालीन सभ्यताएं जो हुआ करती थी उनका अध्ययन करके हम लोग ये जानने की कोशिश करते थे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है, राइट। तो मालूम पड़ता है क्रॉस डेटिंग से, समकालीन सभ्यताओं के अध्ययन से, कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ की सभ्यता हुआ करती थी। Indus Valley civilization have been found in Mesopotamia in levels ascribed to the region of Sargon of Akkad। तो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी उसकी तमाम निशानियां हड़प्पा सिविलाइजेशन के अलग अलग सेटलमेंट्स में मिलती है। वहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो शहर हुआ करते थे, यहाँ के जो व्यापार हुआ करता था, यहाँ पे जो वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ करता था, उनकी तमाम निशानियां हमें मेसोपोटामिया में भी अलग अलग जगहों से मिलती है। तो इसका ये बिल्कुल सीधा सीधा मतलब है कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों समकालीन थी, दोनों एक ही समय की हुआ करती थी। जब रेडियो कार्बन डेटिंग का आविष्कार हो गया, रेडियो कार्बन डेटिंग जिसके बारे में मैंने बिल्कुल शुरुआती चैप्टर्स में आपको बताया था कि किसी भी पुरानी चीज की आयु जानने के लिए, किसी भी पुरानी चीज की उम्र जानने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के इस्तेमाल के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं C14 को, कार्बन 14 को, जो एक रेडियो धर्मी समस्थानिक होता है कार्बन का, विच इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। बाकी सारे रेडियो एक्टिव पदार्थों की तरीके से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरीके से C14 कार्बन 14 में भी एक उत्सर्जन होता रहता है, रेडियो धर्मी उत्सर्जन, रेडियो एक्टिव एमिशन होता रहता है, जिससे समय के साथ साथ वो अपनी एक्चुअल मात्रा से घटता चला जाता है और एक नियत समय पर आकर वो अपनी एक्चुअल मात्रा का आधा रह जाता है। तो ये आधा रहने वाली जो प्रक्रिया होती है, या जो आधा रहने वाला समय काल होते हैं, इसे हम लोग अर्ध आयु काल बोलते हैं, जो दुनिया के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। दुनिया के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक निश्चित समय के बाद अपनी एक्चुअल मात्रा का आधा रह जाते हैं, जिसे हम अर्धायु काल कहते हैं। ये अर्धायु काल या ये हाफ लाइफ पीरियड सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होता है। कार्बन 14 का जो अर्धायु काल है वो है 5568 साल, यानी कि 5568 ईयर्स। तो किसी भी चीज में कितना C14 अवेलेबल है, इसकी अंक गणितीय कैलकुलेशंस के बाद, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के बाद हम लोग ये जान सकते हैं कि एक्चुअली वो चीज कितने साल पुरानी है। और इसी कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की जो डेट फिक्स करी है कि हड़प्पा सभ्यता वास्तव में कितनी पुरानी हुआ करती थी, वो 2300 BC से लेकर 1700 BC के आसपास तक का समय निकल कर आता है कि वो लगभग 2300 BC से लेकर 1700 BC तक ये सभ्यता एग्जिस्ट किया करती थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरीकरण था। ऐसा नहीं है कि उस समय पर केवल शहरीकरण ही हुआ करता था, जो इसके सेटलमेंट्स हैं, जो इसकी साइट्स हैं, उनके आसपास में तमाम गांव के सेटलमेंट भी मिलते हैं, जो इन शहरों की रोजमर्रा की जरूरत को पूरा किया करते थे। रोजमर्रा की जरूरत जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि अनाज हो गया, ये सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे उनके आसपास के बसे हुए गांव पूरा किया करते थे। इनकी टाउन प्लानिंग किस तरह की थी, इनके रिलीजियस बिलीव्स किस तरह के हुआ करते थे, अलग अलग जगहों से हमें कौन कौन सी निशानियां मिलती हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे
फेसबुक पेज पर और लिंक्डइन पेज पर। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।